May I come in, sir? Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. तुम्हारी जी फोटो कब का लगा दिया? बहुत पहले का? जी नहीं सर, सर 6-7 महीने पहले का। आप इंजीनियर हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन? जी सर। कहाँ से हैं? ये क्या आपने आर्यभट्ट? सर यूनिवर्सिटी का नाम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है और कॉलेज सर भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में। जी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। जी आपके यूनिवर्सिटी का नाम आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है? जी। इस पर गौर किया कभी यूनिवर्सिटी का नाम आर्यभट्ट क्यों पड़ा? जी सर, बिहार के जो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट रहे हैं उनके नाम से इंस्पायर होकर के। क्या जानते हैं इनके बारे में? क्या मैथमेटिक्स में उनका योगदान? सर आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था सर, और सर एस्ट्रोनॉमिकल चीजों में उनका बहुत योगदान रहा है। सूर्य सिद्धांत क्या है? सर माफी चाहूंगी इसके बारे में मुझे आपने वर्ड यूज किया। जी सूर्य सिद्धांत। जी बोलो आप जानते होंगे। तो आप बताइए क्या कह रहे थे? सर, और आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। सर मैं अभी इतना ही रिकलेक्ट कर पा रही हूँ। खगोल रहने वाली पटना की? जी नहीं सर, मैं बेगूसराय की रहने वाली। जी खगोल का नाम सुने हैं? जी सर। क्या है खगोल? जी नहीं सर, मैंने नाम सुना है लेकिन मैं ज्यादा जानती नहीं। चलिए ठीक है। और ऑप्शन पेपर क्या रखा आपने? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, आपका तो जो है पॉलिटिकल साइंस में आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा? जी सर। जी तो ये आप बताइए नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन ये हौच पौच है, पता नहीं चलता है दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेके बना दिया। एग्री? जी नहीं सर, सॉरी सर, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्या आप कहना चाहते हैं? कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर पार्ट में अलग अलग करके चीजों को रखा गया है। जैसे सर फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में एंटर किया गया। फंडामेंटल राइट का चीज तो सब जगह से बोरो किया गया। जी जी। फंडामेंटल राइट का सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया। और सर उसी तरह फिर जब हम सर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो उसके लिए अलग से आर्टिकल है। फिर सर जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो सर उसे पार्ट 4 में इंडक्ट किया गया है। फिर सर जब यूनियन गवर्नमेंट के कार्य की बात करते हैं तो सर उसे पार्ट 5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर सर स्टेट गवर्नमेंट के चीजों को पार्ट नहीं पूछा, तो कह रहा है ये कि सब चीजें दूसरे से कंट्रीज से बोरो करके जी सर इसमें डाली गई। जी। ऐसा क्यों किया? अपने से लिख नहीं सकते? सर एक्चुअली जो हमारे संविधान सभा के एडवाइजर थे बीएन राव, सर उन्हें कंट्रीज के ट्रैवल पे भेजा गया और सर उसके बाद उन्होंने जितने भी जगह के अच्छी चीजें थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये कोशिश किया कि उन्हें हम अपने संविधान में इंट्रोड्यूस अच्छा, एक अब तो ब्रिटिशर्स की हुकूमत कितने साल से थी? सर लगभग 200 सालों 200 तक। साल थी। जी तो उन्होंने जो हुकूमत की है जी उनका सबसे ज्यादा से ओवर है इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने कानून बनाया था। जी वही मेजर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कानून था? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिकली उसी पर बेस है सर। जी जी। 80% सर, लगभग 80% कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ये बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कहता है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। आप क्या सोचती हैं? सर मेरे विचार से जो केसी वेयर साहब ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का है, सर मैं उससे सहमत हूँ। क्या हम समझे नहीं? क्वासी फेडरल क्या कहना चाहते हैं?
सर कई जगह पर देखा जाता है, जैसे सर जब इमरजेंसी प्रोविजंस अप्लाई होती है तो सर उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी प्रोविजन यूनिटरी बन जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर्स चली जाती है। लेकिन सर जब और चीजों की बात करें तो उस समय हमें अर्ध संघीय ढांचा दिखता है। जैसे सर जब लिस्ट्स की बात करें तो जो कंकरेंट लिस्ट है आर्टिकल 246 में सर उसके तहत हमें दिखता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन रहती है। सर उसी तरह जब हम अगर मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में जी दोनों की आप कहते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं, जी अगर किसी सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्लैश जी तो कौन प्रिवेल करेगा? सर तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिर लास्ट तो में। कौन मजबूत होगा? सेंट्रल सब्जेक्ट कितने हैं? सेंट्रल लिस्ट जी जी 3 लिस्ट है ना? जी कौन कौन लिस्ट? सर सेंट्रल यूनियन लिस्ट, हाँ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट? माफी चाहूंगी सर, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर रिकलेक्ट। अच्छा नंबर बदले, एग्जैक्ट नंबर नहीं बदले, जी ज्यादा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट? सर यूनियन लिस्ट में ज्यादा यूनियन सब्जेक्ट्स। लिस्ट में। जी और कंकरेंट लिस्ट में भी अगर यूनियन और सेंट्रल दोनों का सब्जेक्ट्स है जी तो उसमें अगर क्लैश होगा तो फिर यूनियन का ही जी करेगा। जी तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये फेडरलिज्म है या यूनिटरी है? सर यहाँ पर जब लास्ट में यूनियन डिसाइड करेगी तो सर यहाँ पर हम यूनिटरी देख सकते हैं सर। लेकिन सर क्योंकि हमारे स्टेट्स के इतने रोल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की रिकमेंडेशन समझती हैं, क्योंकि स्टेट बनाना है, जी स्टेट की बॉडी बनाना हो, नया स्टेट बनाना हो, तो ये कौन बनाए? सर ये पार्लियामेंट के तहत आता है, पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत तो स्टेट। यूनियन ना हुआ? जी जी यूनियन को बनाना। जी प्रियम्बल में क्या लिखा है? सर प्रियम्बल में बहुत या आर्टिकल फर्स्ट क्या है? सर आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ। जी कहाँ फेडरल? अच्छा किस आर्टिकल में फेडरल लिखा है? सर फेडरल वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तब तो आप कैसे कहिएगा कि पासिव फेडरल? सर उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग। ये बताओ, ये इंजीनियरिंग की जी सर अब ये रिजर्व शिफ्ट कर रही है, उसका क्या कारण है? जो वेस्ट हुआ सरकार का पैसा क्यों शिफ्ट करना चाहते, क्या कारण है? सर 11th 12th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रीम से अपना 12th किया था। फिर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले इंजीनियरिंग की, तो सर मैंने उधर अप्लाई किया। तो सर जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल बर्डन अपने पेरेंट्स पर मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। लेकिन सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मेरे ये कुछ वर्ष प्रिपरेशन के लिए सर वेस्ट हुए हैं। लेकिन सर मैं मानती हूँ कि इन वर्षों में मेरी पर्सनालिटी अच्छे से और अच्छी हुई है और मैं सर अपने देश के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाई हूँ। सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, तो सर मैं एम्पावर फील करती हूँ। तुम्हारा हॉबीज है योगा? जी सर। योगा करती हो? योगा के बारे में कुछ नॉलेज है तुमको? सर मैं सूर्य नमस्कार डेली 5 सेट करती हूँ। सूर्य नमस्कार कितने स्टेप्स है उसमें? सर 12 स्टेप्स है। टोटल एक सूर्य नमस्कार को कंप्लीट होने में कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी? सर टोटल 12 स्टेप्स की जरूरत एक सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करने में पड़ती है। योग निद्रा के बारे में सुनी हो? सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं कैस हाँ सर योग निद्रा मेरे विचार से सर योगा के समय सर जो मेडिटेशन के थ्रू हम जब कंसंट्रेट करते हैं तो सर उसमें हम योग निद्रा में चले जाते हैं। वो सर एक अवस्था है जिसे योग निद्रा का नाम दिया। बैडमिंटन तुम्हारा स्पोर्ट्स, जी सर। इसके बारे में बता सकती हो? इसके कोर्ट्स का साइज या लंबाई चौड़ाई, जी नेट की सर। हाइट जी सर। है आइडिया? जी बताओ। सर बैडमिंटन कोर्ट का लेंथ सर 13.6 मीटर है और सर ये सिंगल्स और डबल्स के लिए इसकी विड्थ में बदलाव आ जाती है। जैसे सर जब डबल्स खेलते हैं, डबल्स या मिक्स डबल्स, उसमें सर 6.1 मीटर की विड्थ होती है इसके कोर्ट की। और सर जब सिंगल्स खेलते हैं उस समय सर मैं डेसिमल में एग्जैक्ट रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और सर नेट की हाइट 1.5 मीटर रखी जाती है, बट सर जब वेमेन प्लेयर खेलती हैं तो उस समय नेट की हाइट
थोड़ी कम कर दी जाती है, पर मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। फीस एक शब्द आता है उसमें, फीस जी क्या है? माफी चाहूंगी सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही। तो तुम बिलोंग करती हो बेगूसराय से, जी सर। है ना? जी बेगूसराय का इम्पोर्टेंस बताओ। सर बेगूसराय के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है सर। पहला वो बरौनी रिफाइनरी की वजह से, बरौनी थर्मल पावर प्लांट की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। सिर्फ दूसरा, अगर हम देखें कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म स्थान सिमरिया ग्राम रहा है और वो सर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। तो सर हिंदी लिटरेचर में भी बहुत बड़ा योगदान बेगूसराय के रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिया है। सर थर्ड सर, मैं अगर वहाँ पे शक्तिपीठ की बात करूं तो जयमंगला गढ़ वहाँ शक्तिपीठ है, जो कि सर रिलीजियस टूरिज्म का एक अच्छा साइट माना जाता है। सर चौथा, अगर मैं कावड़ ताल की बात करूं तो सर वो रामसर साइट है कावड़ ताल, और वो एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, वो भी बेगूसराय में स्थित है। अच्छा, तुम भागलपुर में 4 साल गुजारी, जी है सर। ना? जी वहाँ का कोई आइडिया है तुमको? जी सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। सर भागलपुर में सर भागलपुर सिल्क सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सर मलबरी और तसर सिल्क की प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होती है। और सर वो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि वहां पे जो सिल्क प्रोडक्शंस होते हैं उसमें विमेन एम्पावरमेंट का रोल देख सकते हैं, क्योंकि महिलाएं वो सिल्क बनाती हैं सर, और वहाँ डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे वो पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस देख सकते हैं। सर दूसरा, भागलपुर का कई सारी चीज उसके जीआई टैग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, जैसे सर भागलपुर का जर्दालू आम, या फिर सर भागलपुर का कतरनी चावल, ये सब सर जीआई टैग के लिए फेमस है। सर भागलपुर में कई टूरिस्ट साइट्स भी हैं, जैसे सर कुप्पा घाट वहाँ का फेमस टूरिस्ट साइट है। और सर भागलपुर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस सर अगर एंशियंट टाइम में देखे तो वो अंगराज कर्ण की भूमि थी, अंग उसका नाम था। और सर अभी के लिए सर रिलीजियस, चंपानगर का नाम सुनिए। माफी चाहूंगी सर, नहीं मैंने नहीं सुना। जी नहीं सर। जैन धर्म का वो बहुत इंपॉर्टेंट बिगनिंग प्लेस। जी थैंक यू सर। और कुछ बताओ। विक्रमशिला का नाम सुनी हो? जी सर। कहाँ है? सर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर के बगल में सर, बांका डिस्ट्रिक्ट है, उस बॉर्डर पे सर। भागलपुर में ही है, अच्छा अच्छा, सॉरी सर। चलो ठीक है। जो है आपने देखा है जी सर। सर वत्स गोत्र है, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो। जो डिवीजन है हमारे यहाँ, जी हायरार्की बनाया गया है, जी यदि उसके स्थान पे अगर हम उन चीजों को देखें, क्योंकि जितने भी कास्ट को आप देखेंगे वो किसी न किसी गोत्र से वो संबंधित है। जी सर। तो अगर गोत्र के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हर कास्ट में आपको वंश के लोग भी मिल जाएंगे, जी सर। जी कश्यप भी मिल जाएंगे। जी तो ये इस तरीके से गोत्र से देखना अधिक उचित है या कास्ट के दृष्टि से देखना अधिक उचित है? सर कास्ट डिविजन्स सर बहुत सारे उसकी प्रोज एंड कॉन्स हैं। सर गोत्र के हिसाब से तो सर रिलीजियस सेक्टर्स में ज्यादा देखे जाते हैं, जैसे सर अगर मैरिज का चीज हो या फिर कुछ धार्मिक पूजा पाठ करवानी हो तो उसमें गोत्र का रोल आता है। बाकी गोत्र तो इम्पोर्टेंट रोल, मेरा कहना ये है, जी जी गोत्र तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। जी अपने समाज में अगर जिस प्रकार से कास्ट के बेसिस पर कर रहे हैं, उस पे ना करते हुए गोत्र के बेसिस पर देखिए, तो आपको लगता है कि जो कास्ट को लेकर के जिस प्रकार की बातें हो रही है, जो परेशानियां हैं, उनकी कम हो। जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि तब कास्ट को लेकर के जो अभी ज्यादा परेशानियां हैं वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन सर हमें इससे आगे बढ़ना होगा। सर सिर्फ कास्ट पर या गोत्र पर फोकस्ड ना रह करके जो इंसान की जो मेरिट है, जो भी उनके एजुकेशनल मेरिट हैं या फिर उनके आर्टिस्टिक मेरिट हैं, सर हमें उसकी तरफ ध्यान दे करके उन क्लासेस में उन्हें बांटना होगा। अच्छा, फिर तो आप ये बताइए कि महिला आरक्षण जी किस ढंग से करती है? मेरा तो ये मानना है कि जब आरक्षण दिया गया तो उस समय सरकार ने स्वयं स्वीकार कर लिया
जिस क्षण सरकार आरक्षण का प्रोविजन की, जी उस समय सरकार ये मान ली कि सरकार दशा की समानता और अवसर की समानता उपलब्ध कराने में असफल रही। आपका क्या विचार? जी सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सर जब सरकार ने उस समय महिलाओं को आरक्षण दिया तो सर वो इक्वलिटी, वो जेंडर इक्वलिटी के नज़र से दिया कि सर समाज में एक इक्वलिटी आ सके। और अभी भी सर कई जगहों पर महिलाएं हों या फिर सर बैकवर्ड क्लासेस हों, उनके आरक्षण की ज़रूरत है। क्योंकि सर कई रूरल एरियाज़ में हम जब देखते हैं तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कई जगहों पर। लेकिन सर जैसे जैसे हमारी समाज की सर माइंडसेट ब्रॉड हो रही है तो वहां पर हम सर देखते हैं कि रिजर्वेशंस जॉब्स और एजुकेशन में परसेंटेज में तो हैं, लेकिन सर लोगों के व्यवहार में वो चीज अब धीरे धीरे कम हो रही है। अभी एक चीज और देखने को मिला है कि वर्ल्ड जैसे जैसे ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है, जी जो नारीवादी है वो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का विरोध करती है। जी उनका मानना ये है कि अगर वर्ल्ड जितना ग्लोबलाइज्ड होगा उतना जो फायदा उनको आरक्षण से उनको मिल रहा है वो फायदा उनको मिलना बंद हो जाए, और यही कारण है कि वो इसका विरोध करते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सर यहाँ पर मुझे जो नारीवादी दिखती है सर, वो मुझे थोड़ी सी सर अच्छी नहीं, अच्छे एस्पेक्ट में नहीं दिखती है। क्योंकि सर आरक्षण का मतलब ही इक्वलिटी से था। अगर महिलाओं को उतना अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगा, वो इक्वलिटी फेस करने लगेंगी, तब मुझे नहीं लगता है सर आरक्षण को ज़्यादा कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसे सर रूरल एरियाज की महिलाओं के लिए रखना ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा। ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसे गौरव किया, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंडियन है उसके बारे में जी सर, क्या मैं 1 मिनट का समय ले सकती हूँ? हाँ। सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में जो वर्ड्स यूज किए गए, जैसे सर सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, सर ये सब वर्ड्स इंडियन माइंडसेट से निकले हुए हैं। मतलब सर पहले ही यूरोप में आ गए हैं। जी उसके जो प्रोपोनेंट थे, जी उसके जो ओरिजिन उसका है, जी इंडिया जी नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो सर यूरोप से ही आया है। बताइए इंडियन क्या है? सर माफी चाहूंगी सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट जस्टिस के बारे में प्लेटो ने भी कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आता है ना, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। तो जस्टिस के बारे में प्लेटो ने भी कॉन्सेप्ट दिया है, जस्टिस के बारे में एरिस्टोटल ने भी कॉन्सेप्ट दिया है, जस्टिस के बारे में जॉन लॉर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट है। इस तीनों में आपको किसका कॉन्सेप्ट जो है जस्टिस का बढ़िया लगता है, क्यों लगता है? माफी चाहूंगी सर, मैं इसके बारे में ठीक है, थैंक यू। वो बहुत अच्छा है, वो ऑब्जर्वेशन है। हर पार्टी में भी है, भी है।